हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मंदास क्लासेस। आज की डेट है 19 सितंबर 2022। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा पहला आर्टिकल होगा वेब 3 के बारे में। दूसरा आर्टिकल होगा नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल एनर्जी स्टोरेज के बारे में। तीसरा होगा स्वच्छता पखवाड़ा। चौथा वर्ल्ड ओजोन डे। और पांचवा पीएम प्रणाम स्कीम के बारे में। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारे पहले आर्टिकल की तरफ, जिसका नाम है वेब 3। इसे हम वेब 3.0 भी बोल सकते हैं। देखिए, अभी ये न्यूज में इसलिए आया है जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने 75वां एनुअल जनरल मीटिंग जो कि किसकी हुई है, जो बैंक की एसोसिएशन होती है ना, इंडियन बैंक एसोसिएशन, मुंबई में हेल्ड हुई, उसको क्या एड्रेस किया। उसमें ये बताया कि जो वेब 3 है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये दोनों टेक्नोलॉजी को मिला के अगर इन दोनों टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए तो इससे जो फ्रॉड का डिटेक्शन आसानी से किया जा सकता है और हमें एक अर्ली वार्निंग के साइंस मिल सकते हैं कि हमें पहले ही पता लग जाएगा किस चीज का, कि कोई ऐसी इवेंट इस तरह की हो सकती है, यहाँ पे घपला हो सकता है, यहाँ पे बैंक में फ्रॉड चल रहा है। इस चीज का पहले से ही अंदेशा हो जाएगा। तो इन दोनों टेक्निक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वेब 3। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हम सब लोग ही जानते हैं, मगर वेब 3 क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। वेब 1 वेब 2 हमने पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा तो अभी थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे वेब 1 वेब 2 के बारे में कि क्या होते हैं दोनों। ठीक है। और वेब 3 तो अभी लेटेस्ट कंसेप्ट है। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या है कि वेब 3 जिसे हम बोल रहे हैं, इसे वेब 3.0 भी बोलते हैं। ये एक तरह का डिसेंट्रलाइज इंटरनेट है जो कि रन करता है किस पे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर। अब यहाँ पे दो वर्ड आ गए, डिसेंट्रलाइज इंटरनेट और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिसेंट्रलाइज इंटरनेट में। अब डिसेंट्रलाइज इंटरनेट है तो इसका मतलब सेंट्रलाइज इंटरनेट भी होता होगा। तो सेंट्रलाइज इंटरनेट क्या होता है? सेंट्रलाइज इंटरनेट मतलब बीच में एक सेंटर, ठीक है, उससे सारे आपके कंप्यूटर्स, ये सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। ये कौन सा सेंटर हो गया? सर्वर हो गया। जबकि ये हो गया सेंट्रलाइज आपका इंटरनेट, है ना, सेंट्रलाइज। और जो डिसेंट्रलाइज होगा उसमें क्या होगा कि हर एक सर्वर, जो भी सर्वर होगा, उससे जितने भी डिवाइस कनेक्ट होंगे, वो सारे ही डिवाइस डिफरेंट सर्वर से भी कनेक्ट होंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, बड़े वाले आपके सर्वर हो गए, छोटे डोट्स हो गए आपके डिवाइसेस हो गए। तो ये एक तरह से कैसे कनेक्टेड है, यहाँ पे आप इस बड़ी पिक्चर में देखिए कि ये मेन आपका सेंट्रल सर्वर होगा। ये इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है आपके डिवाइसेस को, लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, डेस्कटॉप, कुछ भी है। तो ये एक सेंट्रलाइज सर्वर हो गया, यानी कि इस सर्वर से ही सारे डिवाइसेस आपके कनेक्ट होंगे। तो ये आपका मेन सेंटर हो गया। यहाँ पे आप सेंटर देख रहे हो, ये आपका सर्वर हो गया। जबकि यहाँ पे ये भी सर्वर है, ये भी सर्वर है, ये भी सर्वर है, ये भी सर्वर है। अब इस सर्वर से ये डिवाइस कनेक्टेड, ये डिवाइस कनेक्टेड, ये डिवाइस कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है। मगर इसी सर्वर से, इसी डिवाइस से, जो एक सर्वर से कनेक्टेड है, इसी डिवाइस, यही डिवाइस दूसरे सर्वर से भी कनेक्टेड है। और इसी डिवाइस से आपका दूसरा डिवाइस भी कनेक्टेड है इस सर्वर से। मगर इसी दूसरे वाले सर्वर से दूसरा डिवाइस भी कनेक्टेड, यानी कि आपस में सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेंटर, स्पेशल सेंटर नहीं है, कोई पर्टिकुलर सेंटर नहीं है, सब एक दूसरे से वेल कनेक्टेड है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक मैन अथॉरिटी कौन होगी? सेंट्रल सर्वर हो गया, कि जो भी कुछ करेगा यही करेगा, इसकी मोनोपोली होगी। मगर यहाँ पे किसी की भी मोनोपोली नहीं है, सब अपने दिल के राजा है, अपनी जगह राजा है। समझ में आ रही है ना बात? मैं ये कह रहा हूँ कि कहते हैं ना, सब अपने घर के मालिक है, अपने घर के राजा है। तो यहाँ पे कोई सर्वर नहीं। अब जैसे कि आपकी गूगल है, फेसबुक है, अमेजन है, ये आपकी टेक जायंट है। तो इनके जो सर्वर है यूएसए में, और सारा पूरा वर्ल्ड इनसे कनेक्टेड है। तो ये ही कंट्रोल कर रहे हैं सबको। मगर ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सर्वर आ जाए, अगर इनका सर्वर आपका इंडिया में रख दिया जाए, तो इंडिया आपका सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा इंडियन सर्वर से। तो इनकी मोनोपोली कम हो जाएगी, क्योंकि जो भी आपकी डाटा स्टोर होगा वो तो इंडियन सर्वर पे स्टोर होगा। इसी तरह से, क्योंकि कोई भी आपको फ्रॉड होता है, कोई भी इस तरह की इवेंट होती है, या फ्रॉडुलेंट वो होता है, कुछ भी इस तरह की घटना, तो वो उसको ट्रेस करना मुश्किल होता है, क्योंकि सर्वर तो आपके बाहर रखे हुए हैं ना, यूएसए में रखे हुए। तो ये आपका समझ में आ गया, डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज। ठीक है। तो ये कंसेप्ट है डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज का। और रहा ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, इसके बारे में भी हम जानेंगे। मगर आगे बढ़ते हैं अपने कंसेप्ट पे, कि जो देखो, जो ये डिसेंट्रलाइज इंटरनेट है, अब हम बात कर रहे हैं वेब 3.0 की। तो एक है, एक आदमी है गेविन वुड।
गेविन वुड कौन है? गेविन वुड ईथरम के फाउंडर है। ईथरम क्या है? ईथरम एक तरह की आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की एक प्लेटफॉर्म है। ये कही कंपनी है, ये कही ये आपका क्या है? ये आपकी वो है क्रिप्टो करेंसी है। तो इन्होंने ये 2014 में ये वर्ड को उछाला, यानी कॉइन किया। कहने का मतलब इसका पहले इन्होंने ही नाम को यूज किया वेब थ्री का। तो पिछले कुछ सालों में कई लोगों ने इस आइडिया पे बात की है वेब थ्री पे। तो इसका मतलब ये वेब थ्री जो है थोड़ा सा कंसेप्ट जो है अभी लाइमलाइट में आया हुआ है। तो अब क्या है कि वेब थ्री एकदम बिल्कुल डिफरेंट होगा। जो पहले दो वर्जन थे, कौन से दो वर्जन? वेब वन और वेब टू, यानी कि वेब 1.0 वेब 2.0। वेब 1.0 वेब 2.0 के बारे में भी हम जानेंगे इसमें क्या डिफरेंस है और थ्री में क्या होगा। मगर अब वेब थ्री में बोला जा रहा है कि जो यूजर्स होंगे उनके पास अपनी खुद की ओनरशिप होगी, पूरा स्टेक उनके पास होगा। मैंने बोला ना, आप सारा डाटा किसे दे रहे हो? सेंट्रल सर्वर को। यहाँ पे अगर जो सेंट्रलाइज जो अभी हम कंसेप्ट यूज करते हैं ना, जो अभी इंटरनेट यूज करते हो, तो सेंट्रल सर्वर में जा रहा है, सारा डाटा उनके पास जा रहा है। आपके पास तो कोई अथॉरिटी है नहीं, आप तो कंट्रोल कुछ भी कर ही नहीं रहे। मगर जो वेब थ्री वाला कंसेप्ट होगा, वेब थ्री जो इंटरनेट होगा, उसमें क्या होगा? आपका सारा स्टेक आपकी ओनरशिप का आपका रहेगा। मतलब पूरा का पूरा स्टेक पे आपकी ओनरशिप रहेगी, जो प्लेटफॉर्म पे भी, एप्लीकेशंस पे भी। मगर जैसे कि आपका अमेजन का एप्लीकेशन है, फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन है, तो सारा डाटा तो उनके पास जा रहा है ना, उनके सर्वर पे जा रहा है। मगर जो एप्लीकेशंस होगी, जो भी आप एप्लीकेशन यूज करोगे वेब थ्री उसमें, ठीक है, वेब थ्री जो आपका इंटरनेट वेब थ्री वर्जन थ्री होगा इंटरनेट का, वेब का, उसमें आपकी पूरी ओनरशिप रहेगी, आप कंट्रोल करोगे। जो टेक जायंट है इनकी ओनरशिप खत्म हो जाएगी, इनका कंट्रोल बहुत कम हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ये इसमें बोला गया है। ठीक है, अब बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं कि बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट यही है कि डिसेंट्रलाइज होगा, पूरा का पूरा फेयर इंटरनेट होगा। इंटरनेट में कोई भी इस तरह का मतलब आपके पास साथ पार्शियलिटी नहीं होगी। ठीक है, और पूरा पूरा कंट्रोल किसका होगा? यूजर्स का होगा, उनके खुद के डाटा पर। अब डाटा पर कंट्रोल किसका होता है? टेक जायंट्स का होता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि इनेबल क्या किया जाएगा? पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होंगे यहाँ पे। पीयर टू पीयर का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे हो, ये हो आप, तो आप कनेक्टेड होगे किससे? दूसरे आप अपने दोस्त के कंप्यूटर से, आप अपने कई सारे दोस्त के कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्ट होंगे। जो भी ट्रांजेक्शन होगी, जैसे कि मैं हूं, मैं अब मुझे अपने दोस्त को वो भेजने हैं, पैसे भेजने हैं, तो अब पैसे किसके थ्रू जाएंगे? बैंक के थ्रू जाएंगे ना। बैंक पहले उसे वेरीफाई करेगा, उसको क्लियर करेगा। बैंक फिर उसके अकाउंट, मान लीजिए मेरा है एसबीआई का और उसका है इंडियन बैंक का, तो मैं पहले अपनी इंडियन बैंक से ट्रांजेक्शन करूंगा, रिक्वेस्ट भेजूंगा कि भाई मेरे बैंक से इसके बैंक में वो पैसा भेज दिया जाए, मेरे फ्रेंड के बैंक में। तो मेरा बैंक उसको ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद उसके इंडियन बैंक में ट्रांजेक्शन वो भेजा जाएगा। वो भेजने के बाद वो वेरीफाई करेगा। जब वो वेरीफाई हो जाएगा तब वो अकाउंट में मेरे दोस्त के आएगा। तो यहाँ पे कौन आ गए बीच में? थर्ड पार्टी आ गई, बैंक आ गया, मेरा बैंक और मेरे फ्रेंड का बैंक आ गया। मगर पीयर टू पीयर मॉडल में क्या होता है कि थर्ड पार्टी एलिमिनेट हो जाती है। यहाँ पे सिर्फ आपके और आपके दोस्त के बीच में कनेक्शन रहता है, चाहे आपके कितने भी दोस्त है उनके बीच में कनेक्शन रहेगा। देखो आप इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, तो ये कनेक्शन ऐसे रहेगा। तो इसको बोलते हैं पीयर टू पीयर मॉडल या पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन। तो एलिमिनेट हो जाएगा इंटरमीडिएटरी रोल, जो बिचौलिए है उनका रोल एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है सेलर जो है बायर को आसानी से डायरेक्टली सामान बेच सकेगा। अभी क्या होता है कि जैसे आपको कोई सामान खरीदना है, पहले आप सामान किस पर बुक करोगे? अमेजन के ऐप पे बुक करोगे या फ्लिपकार्ट के ऐप पे बुक करोगे। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी आ जाती है बीच में। ठीक है, आप हो बायर और सेलर कौन है? कोई दूसरी दुकान, वो भी तो दुकान से खरीदते हैं ना। ये तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, अमेजन और फ्लिपकार्ट या ईबे है, या कोई भी है आपका। ये तो शॉप है एक तरह की, मतलब वो है एक तरह का प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स पोर्टल है कि ये अपना चार्ज ले लेंगे, क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं ना बायर और सेलर के बीच में। ये अपना चार्ज ले लेते हैं और आपको सामान पहुंचा देते हैं, मतलब इस तरह से। तो ये है, तो ये सेलर जो वो बीच में कनेक्टर है, ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में खत्म हो जाएंगे इनकी, जो है ना वो मोनोपोली, वो खत्म हो जाएगी। तो सिर्फ बायर और सेलर के बीच में जो जेन्युइन पार्टी है उन्हीं के बीच में आदान प्रदान होगा, ऑथेंटिकेशन होगा पूरा का पूरा। तो ये इसमें प्लेटफॉर्म ही खत्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा ना, रिमूव द रोल ऑफ द प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज वेब थ्री में क्या होगा? डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जाएगी, जिसका काम ये होगा कि जो बिजनेस रूल और गवर्निंग रूल है किसी भी ट्रांजेक्शन को लेकर, उसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगा हर एक पार्टी के लिए, किसी के भी लिए भी। ठीक है, और जो सॉफ्टवेयर रहेगा वो बिल्कुल क्या है, इन रूल्स को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे यही बोला गया। आगे बढ़ते हैं। अब इसका प्रेजेंट स्टेटस की बात कर लेते हैं। देखो प्रेजेंट स्टेटस की बात है कि अब ये अपने इनिशियल फेज में जस्ट पैदा हुआ है। ठीक है, ये अभी मतलब नोवेयर है,
ये स्टैंड नोवेयर, तो अभी इनिशियल स्टेजेस में है, तो इसमें वो कंसेंसस नहीं बन पा रहा है कई बड़े लोगों के बीच में। ठीक है, जैसे कि वेब 1.0, वेब 2.0 जैसे कि टेक ऑफ किया, ये चले हैं, तो इसी तरह से वेब 3 में अभी कोई कंसेंसस नहीं बन पा रहा है। तो बड़े बड़े लोग अभी संशय में है, आशंका में है कि भाई ये जो बड़े बड़े टेक जायंट्स है, जैसे फेसबुक हो गया, अमेजन हो गया, गूगल हो गया, स्नैप्स, ये आपका ये क्या नाम ये बड़े-बड़े जितने भी है, ट्विटर होगी, जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है, यूट्यूब होगी, इनका अभी अपना डिफरेंट डिफरेंट इनका पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में। तो एकेडमीज़ जो भी है, बड़ी-बड़ी एकेडमिशियन है, उनका भी अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, तो एक कंसेंसस नहीं बन पा रहा है। तो ये कहना है कि जो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको वेब 3 को डेवलप कर रहे हैं, तो वो कर भी पाएगा, जो अपनी रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम है, सॉल्व कर भी पाएगा क्या? जो हम थर्ड पार्टी को हटा पा रहे हैं, तो कई लोगों का ये डर है कि नहीं, ये सॉल्व नहीं कर पाएगा। खैर, ये तो अभी नेसेंट फेज में है, तो आगे जब इसका डेवलपमेंट होगा तब देखते हैं कितना खरा उतरता है जो सोचा जा रहा है। इलोन मस्क जो है, टेस्ला के जो फाउंडर है, ठीक है, और जैक डॉर्सी जो है, जो ट्विटर के पहले आपके प्रिय मत फॉर्मर वो रहे थे को फाउंडर, उन्होंने भी अपना ये बोला है कि इसका जो है क्या नाम, वेब 3 का जो फ्यूचर है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। अब हम वेब 1 वेब 2 की बात कर लेते हैं। वेब 1 वेब 2 में क्या था, पहले आपका रीड ओनली था, क्या आप रीड कर सकते थे, ठीक है, उसमें मैनिपुलेशन नहीं कर सकते थे। मगर अब वेब 2 में रीड राइट ये सब किया जा सकता है, उसमें आपके पास थोड़ी सी ओनरशिप आया, उसमें एडिट भी कर सकते हैं, जैसे विकिपीडिया में आप एडिट कर सकते हो। इसमें याहू था, ये एमएसएन था, ठीक है, ये आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर था, ये सब थे। मगर अभी क्या, फेसबुक, स्नैप, ये आपका इंस्टाग्राम आ गया, यूट्यूब आ गया, उबर, ओला, और ये आपके बहुत सारे, ट्विटर आ गया, बहुत सारे आपकी चीजें आ गई। ये पहला आपका फर्स्ट स्टेज था, ये आपका सेकंड स्टेज था, ये वेब 1 था, ये वेब 2 था। मतलब इसके बारे में और जानना है तो आप इंटरनेट पर पढ़ सकते हो, वरना किसी दिन ऐसा टॉपिक आएगा वेब 1 वेब 2 के बारे में, तब हम इसे ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो कंसेप्ट रह गया था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, वही है, आगे भी हम इसके बारे में जानेंगे पिक्टोरियल पिक्चर पिक्चर के माध्यम से। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक तरह डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस है। जो आपका डाटाबेस क्रिएट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक जगह सेंटर में नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। हर आदमी, देखो यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर है, ये दूसरे के इससे कनेक्टेड है, ये कंप्यूटर इससे कनेक्टेड है, ये इससे मतलब अगर ये कंप्यूटर के पास डाटा है तो डाटा हर एक के पास होगा, जितने भी इससे सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड होंगे ना, तो हर एक से कनेक्टेड होगा ये। तो एक ब्लॉक बन जाता है, एक डाटा का, एक इंफॉर्मेशन का ब्लॉक बन जाता है, एक पूरी चेन बन जाती है। ये ब्लॉक इससे ये कनेक्टेड है, इससे ये कनेक्टेड है, पूरी चेन बन जाती है एक तरह से, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरा डाटा। तो इसी को बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा होता है, डाटाबेस होता है, जो कि डिफरेंट नोड्स के बीच में शेयर हो जाता है। और डिफरेंट कंप्यूटर, जो पूरा कंप्यूटर नेटवर्क आप यहाँ पे देख रहे होंगे ना, ये कंप्यूटर, ये वाला कंप्यूटर है, ये तो अलग अलग कंप्यूटर के बीच में पूरा एक तो दूसरे नेटवर्क के बीच में कनेक्टेड होता है। जो ये डाटाबेस होता है, इससे स्टोर इंफॉर्मेशन किसकी फॉर्म में होती है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिकली या आप कह रहे डिजिटल फॉर्मेट की फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ये आपका क्या है कि क्रूशियल, आपकी क्रिप्टो करेंसी में भी इसे यूज किया जाता है। जो क्रिप्टो करेंसी का सिस्टम है, क्रिप्टो करेंसी किस पे बेस है, आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस है। ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है क्रिप्टो करेंसी में, ठीक है, क्योंकि ये इसलिए यूज किया जाता है, सिक्योर है, डिसेंट्रलाइज रिकॉर्ड इसमें मेंटेन किया जा सकता है। ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शंस होते हैं आपके पैसे का या किसी भी इंफॉर्मेशन को, उसको डिसेंट्रलाइज वे में रिकॉर्ड करके रखा जाता है, वो पूरी तरह से सिक्योर होता है, किसी के पास पता ही नहीं होता किसके पास इसके पास इंफॉर्मेशन है, नहीं है। अनएनिमस होता है और एनोनिमस होता है, ठीक है, यूनानिमस होता है और एनोनिमस होता है। एनोनिमस मतलब किसी को पता ही नहीं होता किसके पास स्टोर है, सबके पास ही होती है एक तरह से, ठीक है। और यूनानिमस होता है, ये सबकी सहमति से होता है, ठीक है। एक तरह की सिक्योरिटी की पूरी पूरी गारंटी देता है, जो भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है, और पूरा वो एक ट्रस्ट जनरेट हो जाता है, ठीक है। पूरी पूरी ये सिक्योरिटी गारंटी प्रोवाइड करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है। तो यहाँ पे यही इसकी प्रॉपर्टी प्रोग्रामेबल होता है, क्योंकि ब्लॉकचेन जो है प्रोग्रामेबल होता है, पूरी तरह से सिक्योर होता है, जितने भी रिकॉर्ड होते हैं सिक्योर होता है, एनक्रिप्टेड होता है, हर एक इंडिविजुअल के लिए एनक्रिप्टेड होता है। मेरी इंफॉर्मेशन सभी के लिए, जितनी मुझसे कनेक्टेड है, हजारों लाखों अरबों लोग, वो सब एनक्रिप्टेड फॉर्म में उन्हें मिलेगी, वो डिकोड उसे नहीं कर सकते, डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। एनोनिमस होता है, एनोनिमस मतलब किसी को आइडेंटिटी पता ही नहीं होती। यूनानिमस होता है कि सबकी सहमति से होता है, सब लोग इसे वेरीफाई करते हैं, ऐसा नहीं कि मेरी मर्जी नहीं है तो आप उसे कर दोगे, इस तरह से। डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मैंने बता दिया कि पूरा एक तरह का जाल होता है, इम्यूटेबल होता है, ठीक है, और टाइम स्पेस्ड होता है, ये सब आप
ये समझ सकते हो। अब ब्लॉकचेन कैसे वर्क करता है? मान लीजिए आपने एक ट्रांजैक्शन किया पैसों का अपने कंप्यूटर से, वो क्या है, एक आपकी क्या है, एक ब्लॉक बन गया, इन्फॉर्मेशन का ब्लॉक बन गया, ट्रांजैक्शन का ब्लॉक बन गया। और वो ब्लॉक आपका डिफरेंट कंप्यूटर से कनेक्ट होगा। ये ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन सभी नेटवर्क्स को, नोड को भेजी जाएगी। इसके बाद में क्या होगा, ये सारे नोड जिनको भी इन्फॉर्मेशन भेजी गई है, वो इसको वेरीफाई करेंगे, सारे नोड वेरीफाई करेंगे। ये नहीं कि कोई एक नोड वेरीफाई, क्योंकि यहाँ पे तो सेंट्रलाइज सिस्टम है ही नहीं ना। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये जो आपका ब्लॉक बना, ये एक तरह से कनेक्ट हो जाएगा पूरी चेन में, जिसमें पहले से ही कई सारे ब्लॉक कनेक्टेड थे। तो ये एक तरह की ब्लॉक चेन बन जाएगी इंफॉर्मेशन की, ट्रांजेक्शन्स की। तो यहाँ पे यही बताएगा, तो ये डिसेंट्रलाइज हो गया। ये रहा ना, डिफरेंट डिफरेंट आपके नोड्स है और ये कंप्यूटर कनेक्टेड डिसेंट्रलाइज में, ये सेंट्रलाइज हो गया। और ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। ठीक है, ये इसमें बताया गया। यहाँ पे ये डिसेंट्रलाइज, पीयर टू पीयर, डिस्ट्रीब्यूटेड, ये पूरा कंसेप्ट यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से समझाया। आप स्लाइड को रोक के पढ़ सकते हो। एप्लीकेशन की बात करें, डिजिटल आईडीज में बिटकॉइन को डेवलप करने में, आपका रियल इस्टेट में, आपका आप इलेक्शन में हो सकता है, पेमेंट में, ट्रांसफर में, हेल्थ केयर में, आपका लॉ एनफोर्समेंट में, बैंकिंग में, ऑनलाइन म्यूजिक में, और ऑनलाइन जो आपके मीडिया होते हैं उसमें आपका इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल, एसीसी एनर्जी स्टोरेज के बारे में। जो हमारे एडवांस केमिस्ट्री सेल्स होते हैं, उनको, उनसे जो हमारी एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी, उनको स्टोर करने के माध्यम से, स्टोर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके ये आपका आर्टिकल है। इसमें क्या बोला गया है कि देखिए, न्यूज में चला है कि नीति आयोग ने अभी एक रिपोर्ट प्रेजेंट की। ठीक है, और ये बताया कि हमारा जो करंट स्टेटस, जो एसीसी बैटरी सेक्टर है, उसका करंट स्टेटस और फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है रिपोर्ट में। तो अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसमें रिपोर्ट में ये बोला गया, इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया, ज्यादा तवज्जो दी गई कि जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, ये बहुत ही बड़ा पोटेंशियल रखती है और बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, पोटेंशियल रोल प्ले करती है। किसमें? एसीसी एनर्जी स्टोरेज में। एसीसी मतलब एडवांस केमिस्ट्री सेल एनर्जी स्टोरेज में। ठीक है, ये क्या है कि डोमेस्टिक इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करने में जो पीएलआई स्कीम में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, किसको? एनर्जी स्टोर करने में। ठीक है, ये हमने जाना। ठीक है, अब जो पॉलिसीज बनाई जाती है और इंसेंटिव दिए जाते हैं गवर्नमेंट की द्वारा, किसके द्वारा, मतलब कौन सी स्कीम के द्वारा? प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम। इसके बारे में, जो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम ऐसी है कि आप प्रोडक्शन कीजिए। ये स्कीम ये कहती है, गवर्नमेंट ये कहती है, आप प्रोडक्शन कीजिए, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे हम उतना ही ज्यादा आपको इंसेंटिव देंगे। यानी कि इंसेंटिव इज प्रोपोर्शनल टू इंसेंटिव इज प्रोपोर्शनल टू किसके? प्रोडक्शन के। प्रोडक्शन ज्यादा है, या ये कह लीजिए प्रोडक्शन और क्वालिटी, क्वालिटी जितनी अच्छी प्रोड्यूस करोगे, इसके आपका इंसेंटिव उतना ही ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे अब क्या बात आई, यहाँ पे बात ये आती है कि जो पॉलिसीज है और जो इंसेंटिव्स है, वो ये रिकमेंड करते हैं कि एक तरह से रास्ता साफ कर देते हैं, जो टॉप लेवल बैटरी मैन्युफैक्चरर्स है वो इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि आपको तो इंसेंटिव जितना ज्यादा मिलेगा, देखो मैं अगर पैसा लगाऊंगा किसी कंपनी में, किसी भी फील्ड में, तो तभी लगाऊंगा ना जब मुझे सहूलियत मिल रही होगी, मेरे लिए पॉलिसीज मेरे हिसाब से बनेगी। यानी मेरे हिसाब से मतलब कि मुझे रियायत दी जाएगी, मुझे फायदा पहुंचाया जाएगा, गवर्नमेंट मुझे इंसेंटिव देगी, कुछ छूट देगी। तो टॉप लेवल की जो बैटरी मैन्युफैक्चरर्स है, या आपके डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से, या इंडिया में भी आप जो बड़े बड़े आपके इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो तभी तो इन्वेस्ट करेंगे ना। तो इन्वेस्टमेंट को फैच करने का काम करती है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में, इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। इसका बजट का अलोकेशन कितना? 18,100 करोड़ रुपए। टारगेट इसका ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो आप वो लगाओगे, स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप करोगे, उसकी 50 गीगावाट आर कैपेसिटी उसकी हो। ठीक है, जबकि नीज कैपेसिटी एसीसी की कितनी होनी चाहिए? 5 गीगावाट आर होनी चाहिए। इसके की फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। देखो, जो कैश सब्सिडी दी जाएगी वो आउटपुट पे दी जाएगी। आउटपुट पे मतलब जो सेल का वॉल्यूम मैन्युफैक्चर्ड किया जाएगा और बेचा जाएगा, उस पे सब्सिडी आपको दी जाएगी। ऐसा नहीं कि आपने प्लांट लगा दिया और आप गवर्नमेंट के पास पहुंच गए कि मोदी साहब हमें सब्सिडी दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी दीजिए। नहीं नहीं, आपको आपको रिजल्ट देना पड़ेगा। वो ही सेल्स पे आपकी हाई सब्सिडी ज्यादा दी जाएगी जो हायर परफॉर्म करेंगी,
जिसकी स्पेसिफिकेशन हायर परफॉर्मेंस वाली होगी, यानी कि ऐसे सेल जिनकी आपकी डेंसिटी कम रहेगी, वो डेंसिटी ज्यादा रहेगी, स्टोरेज यानी कि एनर्जी डेंसिटी ज्यादा रहेगी, स्पेस कम कंज्यूम करेंगे और लॉन्ग लास्टिंग उसकी रहेगी, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा रहेगी, हायर स्पेसिफिकेशन रहेगा, तो आपकी क्या नाम उन्हीं पे ज्यादा इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाएंगे। इस तरह क्या फायदा होगा, इससे फायदा होगा कि एक आपका जो रिस्क है उसका शेयरिंग हो जाएगी। देखो जो आपका इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई आपका इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसका रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि उसके हिसाब से उसे इंसेंटिव भी मिल रहे हैं, उसके हिसाब से पॉलिसी भी बनी हुई है। और गवर्नमेंट का भी कम हो जाएगा कि गवर्नमेंट का क्या हो रहा है कि तो नाम हो रहा है भाई, उनका प्रोडक्शन हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है और उनको भी बहुत ज्यादा पैसा लगाने नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कुछ तो पैसा उसने भी लगाया है ना इंडस्ट्रियलिस्ट ने, तो दोनों का रिस्क शेयरिंग होगी दोनों के बीच में। और इससे क्या होगा कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि दूसरे इन्वेस्टर्स भी और आएंगे। बेनिफिट यही है कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलेगा कितना, 45,000 करोड़ का एसीसी बैटरी स्टोरेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स में। इस तरह से अगर ऐसा होता है तो इससे क्या होगा, जो मेक इन इंडिया का प्रोग्राम है उसको बूस्टअप मिलेगा और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करेगा। इसका नाम क्या होगा, जिससे कि हम सेटअप कर सकेंगे गीगा फैक्ट्रीज को, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को हम सेटअप कर सकेंगे, जिससे कि नई और नीश सेल टेक्नोलॉजी को हम फैच कर सकेंगे, उन्हें प्रमोट कर सकेंगे। जो नई टेक्नोलॉजी भी आ, जो पहले से टेक्नोलॉजी है उनमें डेवलपमेंट ला सके, नीश टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट ला सके, ऐसा प्रमोशन कर सकेंगे। जो मैन्युफैक्चरिंग होगी एसीसीज की, उससे क्या होगा, प्रोडक्शन को फैसिलिटेट कर सकेंगे और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज्यादा से ज्यादा यूज हो सकेगा, क्योंकि आप सेल्स, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल तो बैटरी से चलेंगे ना, इलेक्ट्रिक बैटरी से चलेंगे, ठीक है, तो बैटरी डेवलप करने की आपके पास टेक्नोलॉजी होगी, उसके पास प्लांट होंगे इंडिया के पास, तभी तो इसको फैसिलिटेट किया जाएगा। इंपोर्ट को हम काफी हद तक कम कर सकेंगे, क्योंकि अभी तो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं ना, तो कितना इंपोर्ट कम हो जाएगा, 20,000 करोड़ हर साल हम इतना पैसा बचा सकेंगे इंपोर्ट को अगर हम कम कर सके तो। इससे क्या होगा, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनका एक्सप्लॉइटेशन इतना ज्यादा हो रहा है, ग्लोबल क्लाइमेट में बढ़त देखने को मिल रही है, उसका एक्सप्लॉइटेशन कम हो जाएगा, हमारी ऑयल इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, काफी हद तक कम हो जाएगी। इससे जो एमिशंस का वो होता है, एमिशन होते हैं आपका, उसमें रिडक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। जो हमारा आईएनडीसी है, यानी कि इंटरनेशनली आपका जो डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, वो उसमें काफी ज्यादा है, उन्हें हम अचीव कर सकेंगे। इससे मैन्युफैक्चरर्स को भी एक तरह से एनकरेजमेंट मिलेगा, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट वो कर सकेंगे। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा स्वच्छता पखवाड़ा के बारे में। स्वच्छता पखवाड़ा में देखिए क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने इसको लॉन्च किया है स्वच्छता पखवाड़ा को। ये कब से कब तक रहेगा, 16 सितंबर से लेके आपका ये 14 दिन तक का रहता है। वैसे तो आर्टिकल में तो 30 दिन का, वो 15 दिन का दिया, पर 14 दिन का ही रहता है। पखवाड़ा मतलब 14 दिन के दिन, यानी कि आपको फोर्थ नाइट। ठीक है, ये प्रोग्राम है स्वच्छता पखवाड़ा, तो स्वच्छता पे ध्यान दिया जाएगा। जो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री क्या करेगी कि इसने एनुअल रिपोर्ट ऑन एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी पे ये रिलीज की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि एनुअल एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट क्या है। ये एक तरह का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट में आपके स्टेप्स ऐसे लिए गए जिससे कि इंडियन रेलवेज को आपको ग्रीन एनवायरनमेंट का उसमें प्रमोट कर सके, यानी कि इंडियन रेलवे को एकदम क्लीन बनाया जा सके और उसमें ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर सके, ग्रीन एनवायरनमेंट को प्रमोट कर सके और क्लीन एनर्जी को प्रमोट कर सके इंडियन रेलवे में। ठीक है, वहाँ के प्लेटफॉर्म को, वहाँ की टॉयलेट को, वहाँ की रेलवे ट्रैक को बिल्कुल क्लीन बनाया जा सके, ग्रीन बनाया जा सके। इसमें रेलवे बहुत तरह से बहुत बड़े लेवल पे एफर्ट कर रही है। उसका एफर्ट ये है कि नेट जीरो एमिशंस के टारगेट को अचीव किया जा सके। कैसे करेगा अचीव, कि एनर्जी कंजर्वेशन के ऐसे मेजर्स लेगा, अल्टरनेटिव फ्यूल्स को यूज करेगा और आपके रिन्यूएबल एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा वो हार्नेस करने की कोशिश करेगा, ज्यादा से ज्यादा यूज करने की कोशिश करेगा। वाटर कंजर्वेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देगा, पेड़ों को लगाएगा। ठीक है, ग्रीन सर्टिफिकेशन ऑफ स्टेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट की आपका जो स्टेशन है उनको क्लीन बनाएगा, एकदम ग्रीन बनाएगा, इस तरह से कि उसे सर्टिफिकेशन मिल सके, कौन सा, ग्रीन सर्टिफिकेशन। ठीक है, बायो टॉयलेट्स का ज्यादा से ज्यादा यूज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टेक्नोलॉजी को इजाद करना, उसे इंप्लीमेंट करना, इस तरह से वो नेट जीरो एमिशन के टारगेट को अचीव करेगा। विजन क्या है, कि हमारा विजन ये है कि हमारा एनवायरनमेंट बिल्कुल ग्रीन हो और क्लीन एनर्जी को हम ज्यादा से
ज्यादा हाई लेवल पे यूज कर सके, जिससे कि जो इंडियन रेलवे है वो ग्लोबल लीडर की तरह उभरे और हमारा सस्टेनेबल मास ट्रांसपोर्ट जो है सस्टेनेबल हो सके, सस्टेनेबल सॉल्यूशन को प्रोवाइड कर सके। की हाइलाइट्स के बारे में जान लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है उसने स्वच्छता पखवाड़ा को ऑब्जर्व किया, कब से कब तक, 16 सितंबर 2022 से लेकर 30 सितंबर 2022 तक वो करेगा। इसका फोकस ये रहेगा कि जो ट्रैक्स है, स्टेशन है और मेजर बड़े स्टेशन है उनको बिल्कुल आपका प्लास्टिक से जो वेस्ट होता है उसे क्लीन कर दिया जाए। स्वच्छता पखवाड़ा में हमारी इंटेंसिव क्लीनिंग देखने को मिलेगी, सैनिटाइजेशन ऑफ स्टेशन देखने को मिलेगा, ट्रेन का सैनिटाइजेशन देखने को मिलेगा, टैक्स का क्लीनिंग देखने को मिलेगी, कॉलोनीज का सैनिटाइजेशन देखने को मिलेगा और भी दो दूसरे रेलवे के एस्टेब्लिशमेंट है उनका भी आपको क्लीनिंग क्लीननेस ड्राइव वहां पर देखने को मिलेगी, जिससे कि हमारा मेन फोकस किस पर रहेगा कि प्लास्टिक वेस्ट का मैनेजमेंट हम अच्छी तरह से कर सके। अवेयरनेस कैंपेन भी चलाई जाएगी, जिससे कि हम मीडिया के थ्रू चलाएंगे, क्योंकि मीडिया का आपका की पेनिट्रेशन पूरे वर्ल्ड में बहुत हाई लेवल पे होता है, बहुत जल्दी होता है। पब्लिक अनाउंसमेंट भी किया जाएगा पब्लिक एड्रेस एड्रेस सिस्टम के थ्रू। यहाँ पे इसमें क्या बताया जाएगा कि लोगों को एजुकेट किया जाएगा, बायोटॉयलेट ज्यादा से ज्यादा यूज करो और सिंगल यूज प्लास्टिक्स का वो जो प्लास्टिक्स का जो यूज है उसे कम करो, ठीक है। और आपकी हैबिट डालिए कि सफाई की हैबिट डालिए। स्वच्छता पखवाड़े के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसे स्टार्ट किया गया तो कब, 2016 में अप्रैल में। इसका काम ये था कि 14 दिन के अंदर हम इंटेंस फोकस फोकस किस पे ज्यादा रखें कि हम ऐसी प्रैक्टिसेस को यूज करें जिससे स्वच्छता आ सके, लोग स्वच्छता में एंगेज हो सके। तो सभी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट्स ये काम करें, ठीक है। मिनिस्ट्री, जितनी भी मिनिस्ट्री है स्वच्छता पखवाड़ा को ऑब्जर्व करे और मॉनिटर करे क्लोजली। किस तरह से कि जो स्वच्छता समीक्षा आपका पोर्टल है उसके थ्रू मॉनिटर करे। कैसे कि भाई जितने भी डिपार्टमेंट है वो स्वच्छता क्लीननेस ड्राइव चला रहे हैं, उसके फोटो खींच के स्वच्छता समीक्षा पोर्टल पर अपलोड करे, ताकि पता लग सके कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, किसने अच्छा काम किया उसे अवार्ड भी दिया जा सके और प्रोत्साहन दिया जा सके। हमने कैसे ऐसे इनिशिएटिव चलाए हैं फ्यूचर में, और वो सॉरी पास्ट में। एक हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं जो 5 जून को मनाते हैं। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 हमने एक्ट बनाया हुआ है। इंडियन प्लास्टिक पैक्ट भी हमने साइन किया हुआ है। स्वच्छता भारत मिशन भी है, अर्बन 2.0 भी हमने चलाया हुआ है और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जो कि हमारे ये ऐसे मिशन है जो क्लीननेस ड्राइव पर बहुत ज्यादा फोकस करता है। अगला आर्टिकल हमारा वर्ल्ड ओजोन डे के बारे में। इसमें क्या है कि 28वां वर्ल्ड ओजोन डे ऑब्जर्व किया गया। इसमें 16 सितंबर को ये ऑब्जर्व किया गया। इसका एक तरह से नाम क्या है, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को प्रिजर्व करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे ये दिन मनाया जाता है। इसको हम छोटे रूप में क्या बोल देंगे, वर्ल्ड ओजोन डे बोलेंगे। इसको हम कॉमेमोरेट, याद करने के लिए, वो किसको याद करने के लिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को याद करने के लिए वर्ल्ड ओजोन डे हम मनाते हैं 16 सितंबर को। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या बोलता है कि ओजोन की लेयर को हमें डिप्लीट होने से रोकना है। ऐसे सब्सटेंसेस जो ओजोन की लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं उन सब्सटेंसेस को हमें बंद करना है, उसका यूज बंद करना है, उसके एमिशन पर रोक लगानी है। इस बार की थीम क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 835 ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 835 का मतलब है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को कितने साल हो गए, 35 ईयर हो गए, इसलिए से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 35। वर्ल्ड ओजोन डे के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट्स के बारे में जान लेते हैं। 23वां एडिशन द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इंडिया सक्सेस स्टोरी रिलीज किया गया। 23वां एडिशन यानी एक तरह का डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया। इसमें क्या है, ये पब्लिकेशन होता है किसके ऊपर, ओजोन सेल्फ के ऊपर, जो कि कौन रिलीज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिलीज करती है। इन्होंने कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट रिलीज किया, जैसे कि एक्शन प्लान रिलीज किया हुआ है। ये क्या रिकमेंड करेगा कि इंडिया का जो कूलिंग एक्शन प्लान है उसका क्या प्लान है, कि किस तरह से वो आपकी जो पूरी कूलिंग सिस्टम है, जो आपकी गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है उनकी जो कूलिंग होती है वहां पर कौन सा प्लान उन्होंने यूज किया। उसमें कहीं ऐसा तो नहीं सीएफसी एचएफसी आपका एमिशन हो रहा हो जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करे, तो उसमें किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज की है। तो कूलिंग एक्शन प्लान क्या है, जिसे आई कैप भी बोलते हैं शॉर्ट में। एक है आई स्टडी रिपोर्ट। आई स्टडी रिपोर्ट क्या है, ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बताता है एक तरह पर, कि भाई जो पब्लिक जो गवर्नमेंट है वो आपके एसीज को, रेफ्रिजरेटर को, जो इक्विपमेंट होते हैं बिल्डिंग्स को ठंडा रखने के लिए उन्हें खरीदती है, उसने किस तरह की पॉलिसी अपनाई हुई है कि इन्हें खरीदने के लिए। और दूसरा, नॉन ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस जो है उनको किस तरह से यूज कर रही है रेफ्रिजरेंट की तरह, ठीक है। अगला है हमारा स्टडी रिपोर्ट ऑन कोल्ड चेन सेक्टर। जो कोल्ड चेन सेक्टर है आपका इंडिया में, क्योंकि अब देखो आपका फिश है, फिश को एक जगह से दूसरे, एक इंडिया के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचाने के लिए एक कोल्ड चेन चाहिए,
कोल्ड स्टोरेज चाहिए तो उसमें रेफ्रिजरेटर चाहिए, रेफ्रिजरेशन सिस्टम चाहिए, रेफ्रिजरेटर में कूलेंट चाहिए, रेफ्रिजरेंट चाहिए, और रेफ्रिजरेंट ऐसा होना चाहिए जो एमिट होने के बाद ओजोन लेयर को डिप्लीट ना करे। तो उसमें एक स्टडी रिपोर्ट रिलीज की जाती है, तो उसमें यही है नॉन ओडियस यानी ओजोन लेयर डिप्लेटिंग जो सब्सटेंस होता है, नॉन ओडियस जो सब्सटेंस है, लो लेवल वार्मिंग पोटेंशियल रेफ्रिजरेंट उसमें यूज किए जाए। ठीक है। दूसरा एक बुकलेट रिलीज की जाती है जिसका नाम है गुड सर्विसिंग प्रैक्टिसेस फॉर एनर्जी एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ रूम एयर कंडीशनर्स, ये हो गया। ठीक है। आगे क्या है कि नेशनल लेवल पर हमारा पोस्टर मेकिंग और स्लोगन राइटिंग कंपटीशन भी वो किया जाता है, हेल्ड किया जाता है, जिसमें छोटे स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। उनका थीम यही होती है कि सेव आवर ओजोन लेयर। ठीक है। इसमें लाइफ स्टाइल सुधारने पे भी हमारी बात की जाती है कि एनवायरनमेंट को अगर बचाना है तो अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंज लाइए। ठीक है। यहाँ पे कोलेबरेट किया गया है जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है टेक्नोलॉजी के, जैसे आईआईटीज है, ठीक है, बड़े बड़े आईआईटीज हमारे, जैसे आईआईटी बॉम्बे, रुड़की, हैदराबाद, कानपुर, गुवाहाटी, बनारस, मद्रास, दिल्ली, ये इन आईआईटीज के साथ कोलेबोरेशन करके आपका रिसर्च को प्रमोट किया जा रहा है, और ऐसे केमिकल्स डेवलप किए जा रहे हैं जो हम रेफ्रिजरेंट की तरह यूज कर सकते हैं, जो एमिट होने के बाद हमारा एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करते, ग्लोबल वार्मिंग में वो पोटेंशियल थ्रेट आपका प्रूव नहीं होते हैं, मतलब वो एनवायरनमेंट को कंजर्व करते हैं इस तरह से। तो यानी कि ओवरऑल ये कहिए कि अल्टरनेटिव सब्सटेंस को ढूंढने पे ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है। और हमारा मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव है उसको भी हम प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है। और जो हमने अभी पढ़ी इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, इसके बारे में जान लेते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसे 2000 मार्च 2019 में लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसे यूज किया था। ये 20 ईयर का हमारा एक तरह से पूरा पर्सपेक्टिव है, और इसमें ऐसे एक्शंस बताए गए कि आपको क्या एक्शंस लेने हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। और जो हमारा कूलिंग एक्शन प्लान है, घरों को ठंडा रखने के लिए जो हम सिस्टम लगाते हैं, कूलिंग सिस्टम लगाते हैं, उसमें के आपके ऐसे नॉन ओडियस यूज किया जाए, सब्सटेंस यूज किया जाए। तो रिड्यूस कूलिंग डिमांड, कि कूलिंग डिमांड को रिड्यूस करना है 20% से 25% से 20% तक कूलिंग डिमांड को रिड्यूस करना है। कब तक? 2037 तक। और रेफ्रिजरेंट जो डिमांड है उसे भी रिड्यूस करना है, का 30% से 25% पर लेके आना है 2037-38 तक। ठीक है। और आपको कूलिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट भी रिड्यूस करनी है, 40% से 30-25% तक लेके आनी है। यानी कि सारी चीजें हमें 25% तक लेके आनी है। और कूलिंग एंड रिलेटेड एरिया जो है उन्हें रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है। वो किसके अंडर? नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के अंडर। ठीक है। और ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन 1,00,000 जो आपके टेक्नीशियंस है उनको आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। ठीक, यही सब इसमें बोला गया है। ठीक, अब इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये एक तरह का एग्रीमेंट है जो पूरे वर्ल्ड में आपका वो किया गया है, मतलब साइन किया गया है। ठीक है। जो आपका ऐसे सब्सटेंस जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं उनके एमिशन को रोकता है। इसे 16 सितंबर 1987 को आपका एडॉप्ट किया गया। ये खाली अकेला ऐसा वर्ल्ड में ऐसा अकेला डॉक्यूमेंट है जो सारी जो यूएनटीटी जितने भी अभी तक का कि सभी वर्ल्ड में जो अर्थ पे जितने भी आपके नेशंस है उन्होंने सभी ने रेटिफाई किया, और सारे यूएन मेंबर्स ने इसको एक्सेप्ट किया है। ठीक है। इसका उद्देश्य यही है कि भाई 99% जो ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंस है उनको फेज आउट कर दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि इंडिया ने भी इसको साइन किया था, कब? जून 1992 में साइन किया था। ओजोन लेयर के बारे में जान लेते हैं। ओजोन जो है ऑक्सीजन का एक आपका स्पेशल फॉर्म है, यानी कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को मिलाकर आपका ओजोन बनता है। यानी कि ऑक्सीजन प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन मिलाकर आपका ओजोन बन जाएगा। ठीक है। ये है। ठीक, अब ये 90% ऑफ ओजोन तो वैसे तो नेचुरली अकरिंग होती है, पर मैं आपको बता दूं ओजोन दो टाइप के होते हैं, एक बैड ऑक्सीजन ओजोन और एक आपकी गुड ओजोन। ठीक है। बैड ओजोन और गुड ओजोन कहाँ पर होती है? बैड ओजोन होती है, वो बैड ओजोन की होती है आपकी लोअर एटमोस्फेयर में, और आपकी जो गुड ओजोन होती है अपर एटमोस्फेयर में, यानी कि अपर एटमोस्फेयर का मतलब है स्ट्रेटोस्फेयर में। और बैड ओजोन होती है आपकी कहाँ पर? लोअर, यानी कि आपका ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है। तो ये, और जो अपर एटमोस्फेयर यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर होता है उसकी हाइट कितनी होती है? 10 किलोमीटर से 40 किलोमीटर, अर्थ से 10 किलोमीटर से 40 किलोमीटर। जो गुड ओजोन है वो हमें अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है, जो आपके सीएफसीज, एचएफसीज, हेलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, ये जो है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, ये आपकी गुड ओजोन को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, ये एटम ऐसे है अगर ओजोन के कांटेक्ट में आते हैं इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। यानी कि ये बोला जाता है अगर एक क्लोरीन का एटम आपके एक ओजोन के एटम के उसमें आता है
तो ये सॉरी, वो आपका लगभग 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को कि डिस्ट्रॉय कर देगा एक क्लोरीन एटम, जब तक कि उसे हटाया ना जाए एक क्लोरीन एटम को। ठीक है, तो ओजोन कैन बी डिस्ट्रॉय मोर क्विकली देन द नेचुरल क्रिएटेड। ठीक है, नेचुरल तरीके से ओजोन जितनी स्पीड से क्रिएट होती है उससे जल्द ज्यादा स्पीड से ओजोन इसे डिप्लीट कर देती है। ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन है वो एक तरह से क्या दिक्कत पैदा करेगा कि कैंसर पैदा कर देगा, कैटरेक्ट की बीमारी पैदा कर देगा आदमियों में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अपर जो लेयर है वो स्ट्रेटोस्फीयर है, ये आपको किससे बचाएगी, जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज है और भी कॉस्मिक रेज है उनसे बचाती है, क्योंकि ये आपकी रेज को डिफ्लेक्ट कर देती है ऊपर, ये स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन रहती है इसी को गुड ओजोन बोलते हैं। और जो लोअर एटमोस्फेयर में क्या होती है, ट्रोपोस्फेयर होता है, उसमें हार्मफुल गैसेज रहती है जैसे कि एनओएक्स रहती है, आपका आपका वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहते हैं। ये क्या करते हैं, आपकी सनलाइट के साथ मिक्स होकर आपकी ग्राउंड लेवल पे ओजोन बना लेते हैं, जो कि आपको इन्हें निकलने नहीं देती और इन्हें ट्रैप करके रखती है और आपकी ग्लोबल वार्मिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और बहुत सारी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां पैदा करती है। ठीक है, अगला आर्टिकल, लास्ट का आर्टिकल हमारा है प्रधानमंत्री प्रणाम स्कीम। प्रणाम का मतलब है नमस्ते, हाथ जोड़ के जो नमस्ते प्रणाम किया जाता है इन्हें प्रणाम बोलते हैं, उस स्कीम के बारे में। पर ये वो प्रणाम नहीं है, ये अच्छे अच्छे नाम निकाल के लाते हैं। तो इसमें क्या है कि प्रणाम की फुल फॉर्म पढ़ेगी, प्रणाम की फुल फॉर्म है प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। ठीक है, अब इसके बारे में हम देखते हैं कि इसका काम ये है, इस स्कीम का काम ये है, जो हम केमिकल फर्टिलाइजर अभी यूज कर रहे हैं, जैसे कि आपका क्या करते हैं आप, वो करते हैं हम एमओपी यूज करते हैं, एमओपी मोरिएटो फॉस्फेट यूज करते हैं, एनपीके यूज करते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम यूज करते हैं, इस तरह के जो यूज करते हैं, यूरिया यूज करते हैं। ठीक है, ये जो आपका इन पे जो हमारा डिपेंडेंस है इनको हमें रिड्यूस करना है। ठीक है, इनका कंज्यूमशन रिड्यूस करना है, कंज्यूमशन रिड्यूस होने से बहुत सारे फायदे होंगे। कौन से फायदे होंगे कि गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट को जो सब्सिडी देने में घाटा होता है वही सब्सिडी आपकी इन्हीं को ही मतलब किसानों को फायदा पहुंचाने में लग जाएगी। कैसे, अब जैसे इसका ऑब्जेक्टिव तो ये है कि हमें जो बैलेंस फर्टिलाइजर का यूज करना है, बैलेंस फर्टिलाइजर का यूज कैसे होगा कि हम बायो फर्टिलाइजर भी यूज करें, जो मैंने अभी बताया ना, यूरिया हुआ, डीएपी हुआ, एमओपी हुआ। डीएपी का मतलब डाइएजो फास्फेट, एमओपी का मतलब मोरिएटो फास्फेट, एनपीके हुआ। ये जो आपके 4-5 फर्टिलाइजर है इनका यूज ज्यादा ना करके हम कम करें और दूसरे फर्टिलाइजर्स को यूज करें, दूसरे फर्टिलाइजर जैसे कि बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, और आपके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इनका यूज करें। तो इनका यूज करने से एक तो पैदावार भी आपकी अच्छी होगी और आपकी केमिकल फ्री होगी और आपकी डिसीज फ्री होगी फसल जो होगी। दूसरा, इसका जो आपके केमिकल फर्टिलाइजर है इनका यूज कम हो जाएगा, इनका यूज कम हो जाएगा तो गवर्नमेंट का सब्सिडी कम हो जाएगी, सब्सिडी कम हो जाएगी तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा और वही रेवेन्यू, वही सब्सिडी जो बचेगी वो आपकी फार्मर्स की इनकम को डबल करने में लगा देगी। क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है और भी कई सारी योजनाएं हैं, तो उसमें तो यही है ना कि फार्मर्स की इनकम को डबल करना है, तो वो पैसा कहाँ पे चला जाएगा, फार्मर्स की इनकम को डबल करने में। तो एम क्या है, एम इसका क्या है कि आपकी सब्सिडी का जो बर्डन है गवर्नमेंट पे, केमिकल फर्टिलाइजर को जो सब्सिडी दी जाती है उसको आपको बर्डन को कम करना है, डाउन लेके आना है। जिससे कि अभी हम क्या कर रहे हैं, 2023 तक कितना लेके आना है हमें, 2023 तक 2.25 लाख करोड़ तक हम इसे लेके आना है। ठीक है, और ये कितना वो सॉरी, लेकिन ये जो अभी कितना एस्टिमेट 2022-23 तक कितनी पहुंच जाएगी, 2.2 लाख करोड़ पहुंच जाएगी सब्सिडी, जो कि हायर होगी, 39% ज्यादा होगी किससे, जो कि 2021 में कितना था, 1.62 लाख करोड़ था। ठीक है, इतनी सब्सिडी थी, तो 2023 में इतनी हो जाएगी। इसके हम स्कीम के थोड़े फीचर जान लेते हैं कि देखो कोई सेपरेट बजट इसमें नहीं दिया जाएगा, वही जो सब्सिडी से बचेगा वही है, जैसे हम इसे बजट की तरह यूज करेंगे, फिनेंस करेंगे, यानी कि किसानों को पैसा दिया जाएगा। ये जो सेविंग होगी सब्सिडी से हमारी, ठीक है, जो सब्सिडी हम देते थे किसानों को वो सब्सिडी हम कट कर लेंगे तो वो सेविंग हो गई उतना, तो वही हम दूसरी स्कीम्स में हम लगा देंगे। ठीक है, इसमें क्या है 50% जो सब्सिडी की सेविंग होगी वो हम क्या ग्रांट की तरह स्टेट को दे देंगे। जो स्टेट को देंगे वो 70% ग्रांट तो किस में जाएगी कि एसेट क्रिएशन करने में जाएगी। लोगों किसानों को क्या चाहिए, किसानों को आपका ट्रैक्टर चाहिए, किसानों को ऐसी मशीन चाहिए जो आपका स्टेबल बर्निंग होती है उनका सही तरह से वो स्टेबल बर्निंग ना करके उन्हें सही तरह से दूसरी चीजों में यूज कर सके, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी को खरीद सके, ऐसे ऐसी चीजें खरीद सके, जैसे कि आपका ड्रोन्स खरीद सके वो। ठीक है, और आपके टेक्नोलॉजी को यूज कर सके, जैसे कि आपका किसान मित्र ऐप है उसको यूज कर सके, तो टेक्नोलॉजी का एडोप्शन कर सके, तो इस तरह के तो और अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स को यूज कर सके तो उसमें चली जाएगी। जो 30% आपकी ग्रांट
होगी, मनी होगी, वो आपका किसानों को, जो किसानों को रिवार्ड की तरह है, क्योंकि जो जितना अच्छा परफॉर्म करेगा किसान, इनको यूज करेगा टेक्नोलॉजी को, उससे उतना ही ज्यादा रिवार्ड दिया जाएगा, यानी किसानों की इनकम बढ़ गई ना, तो पंचायत को दिया जाएगा ताकि वो आपका वो अवेयर करे लोगों को, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया जाएगा, जिससे कि अवेयरनेस प्रोग्राम चला सके, लोगों को, किसानों को अवेयर कर सके। अगर हम ये सब्सिडी की बात करें कि इंडिया कितनी सब्सिडी देता है, तो इस पिक्चर के माध्यम से आपको जल्दी समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए दो आंकड़े आपके रिलीज किए गए, 2017-18 के और 21-22 के। 17-18 का आंकड़ा देखो, यूरिया, एक डीएपी और एमओपी और एनपीके, ठीक है, आपको मैं बता ही चुका हूँ, यूरिया, डीएपी मतलब डाई एजो फास्फेट, और आपका डाई अमोनियम फास्फेट, सॉरी, और एमओपी मूरिएटो फास्फेट, एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, ये है, ठीक है। और इसमें देखो 2018 17-18 में आपकी 298 इतनी दी गई थी सब्सिडी, ठीक है। ये आपकी लाख मीट्रिक टन की सब्सिडी दी गई, ठीक, इतना, सॉरी, इतना फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट थी, है। और 2022-23 में कितनी होगी, 365.53 होगी, जबकि डीएपी की कितनी थी, 98.77 थी, और जबकि आपकी ये 22-23 में कितनी होगी, 123 होगी, यानी कि बढ़ती जा रही है, यहाँ पे बढ़ती जा रही है हर एक फर्टिलाइजर की। सबसे ज्यादा कंज्यूमशन किसका होता है, यूरिया का होता है, उसके बाद आपका डीएपी का होता है, और तीसरे बाद एनपीके का होता है। तो ये जो सब्सिडी बढ़ी जा रही है, इसको हम कम कर सकते हैं, इस पैसे को हम कम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर टोटल फॉर्म में अगर हम बात करें, तो देखो ये आपकी थी कब, ये आपकी 2017-18 में 528 थी, और 2021-22 में कितनी होगी, 640 होगी। तो दोस्तों ये था आज की हमारा डिस्कशन, इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।